अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है और अगर कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी किस तरह से चेंज हो जाती हैं डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से। सो दो प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2.7 ए और 2.8 ए। और ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक है बाय विलियम्स हाका बैटनर। सो प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ ओवन बेकरी, कंपनी का नाम दिया हुआ है ओवन बेकरी, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और ये जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हैं, ये आप देख लीजिए ए बी सी एंड सो ऑन। वर एज फॉलोज एट August 1st 2011 and you are required to compute the missing figures of retain earning। अच्छा, इनमें रिटेन अर्निंग शामिल नहीं है, हमने रिटेन अर्निंग भी फाइंड आउट करनी है। अगर अब हम इसकी ट्रांजैक्शंस को देखें, इनके जो ये तमाम आइटम्स हैं अगर हम इनको देखें तो इसमें से अब आप एसेट्स फाइंड आउट कीजिए। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, कैश एसेट है, इक्विपमेंट, लैंड एंड सप्लाईज, ये सारे आपके एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज आपको पता है जितने भी पेबल्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है और सैलरीज पेबल है। और जो ओनर्स इक्विटी है उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, आपने फाइंड आउट करना है। और जो चीज़ मिस होती है बैलेंस शीट में, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम उसको फाइंड आउट करते हैं, मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वीडियोस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी कवर किया था। अच्छा, अब आपको ये सारी जो आइटम्स दिए हुए हैं ये 1 अगस्त 2011 के हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज अगस्त में 2 और 3 अगस्त को कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहली इंस्ट्रक्शन है, वो है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट August 1st 2011। तो हमने पहली जो बैलेंस शीट बनानी है वो August 1st की बनानी है। तो ऑब्वियसली जब हम August 1st की बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन्स अगस्त के बाद हुई, August 1st के बाद हुई हैं, यानी दीज ट्रांजेक्शन, इनको हम अभी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ये ट्रांजैक्शन अभी जो 1 अगस्त की बैलेंस शीट है उसमें नहीं, क्योंकि 2 अगस्त में क्या हो रहा है, 3 अगस्त में क्या हो रहा है, हमें क्या पता। हम तो 1 अगस्त की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त की बैलेंस शीट। और इसका जो तरीका है वो वही है, पहले हम 3 मेन हेडिंग लिखते हैं। कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, या आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी लिख सकते हैं। और डेट है August 1st 2011। एक साइड पे आपको पता है एसेट्स आते हैं, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी साइड पे लायबिलिटीज एंड एंड ओनर्स ओनर्स इक्विटी। तो हम लाइन से एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स का सीक्वेंस लिक्विडिटी वाइज था, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, और उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कैश। कैश की अमाउंट आपकी देखिए, कैश की लिखी हुई है 6940, ये हमने यहाँ से देख के लिखी है। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, ये देखिए 11,260। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स
और अकाउंट्स रिसीवेबल है 11,260। उसके बाद हमारे पास मौजूद है सप्लाईज। सप्लाईज ये देखिए, ये लिखा हुआ है 7,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सप्लाईज 7,000। और उसके बाद बाकी एसेट्स हम किसी भी सीक्वेंस से लिख देंगे। तो अब हम लाइन से देखते हैं, ये बिल्डिंग हमारे पास सबसे पहले मौजूद है, तो हम यहाँ पे सप्लाईज के बाद लिखते हैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग की अमाउंट है 84,000। बिल्डिंग के बाद आप देख लें नेक्स्ट एसेट है इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, और इक्विपमेंट एंड फर्नीचर की अमाउंट है 44,500, ये हमने लिख दी। उसके बाद हमारे पास मौजूद है लैंड, तो हमने लैंड की अमाउंट लिख दी यहाँ से 67,000 एंड दैट्स इट। सारे एसेट्स हमने कवर कर लिए, और फिर अब हम इनका सम कर देंगे, और अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी, जिसकी हमने हेड यहाँ पे लिख दिया टोटल एसेट्स। ये हमने टोटल एसेट्स कैलकुलेट किए। अब हमारे पास लायबिलिटीज है, तो हम लायबिलिटीज यानी जितने भी पेबल्स हैं, अकाउंट्स पेबल से हम शुरू करते हैं। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं दिस वन, ये देखिए ये गिवन है इनर कॉलम में, तो हम लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल 16 दिस वन 16,200, ये हमने अकाउंट्स पेबल लिख लिया। उसके बाद हमारे पास सैलरीज पेबल और नोट्स पेबल है, तो हम वो भी लिख लेते हैं सैलरीज पेबल एंड नोट्स पेबल। सैलरीज पेबल की अमाउंट हमें दी हुई है दिस वन 8,900, और नोट्स पेबल हमारे पास ये देखिए 74,900। तो अगर हम लायबिलिटीज को टोटल करें तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ रही हैं 1 लाख की। तो इसको हम टोटल के लिए एक सिंगल लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे हमने आउटर कॉलम में 1 लाख लिख दिया आउटर कॉलम में, और इसको हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज। उसके बाद आपको पता है ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, और इसमें हमारे पास दो ही चीजें हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। तो कैपिटल स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, अगर हम चेक करें तो 80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80,000। रिटेन अर्निंग नहीं पता है, तो जब रिटेन अर्निंग हमें नहीं पता है तो फिर हमें ओनर्स इक्विटी भी नहीं पता चल सकती है। लेकिन हमें ये पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड हमेशा इक्वल होते हैं, तो यानी कि जो हमारे पास एसेट्स हैं वही हमारे पास दूसरी साइड होगी दिस वन, जिसको हम कहेंगे 0700, और इसको हम कहेंगे टोटल। इसमें लायबिलिटीज भी शामिल हैं एंड ओनर्स इक्विटी भी शामिल है। ओके, सो अब हमारे पास रिटेन अर्निंग नहीं है, लेकिन हमें पता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम करते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें पता है कि तमाम एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो एसेट्स दी हुई हैं, लायबिलिटीज दी हुई हैं, तो हम ओनर इक्विटी मालूम कर सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा, तो उसमें ये है कि जो लायबिलिटी वाली साइड है वो हम साइन ऑफ इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो एसेट में से माइनस हो जाएगी। तो हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गई ओनर इक्विटी।
और आपको पता है ओनर इक्विटी इज द सम ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग। तो अगर टोटल ओनर इक्विटी दिया हुआ और कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है, तो अगर हम टोटल ओनर इक्विटी में से कैपिटल स्टॉक माइनस कर दें तो हमें रिटेन अर्निंग पता चल जाएगी, जो कि इतनी आ रही है 40,700। सो ये हमारे पास बैलेंस शीट हमने बनाई और इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 1 अगस्त। हमने 1 अगस्त की बैलेंस शीट बनाई है और इसमें हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की है जो 2 और 3 अगस्त की ट्रांजैक्शन थी, उनको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। सो दिस वाज बैलेंस शीट ऑफ रिक्वायरमेंट ए, मीन्स विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग दीज टू ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब जो सेकंड बैलेंस शीट है, अगर आप सेकंड बैलेंस शीट गौर से देखें तो सेकंड बैलेंस शीट आपसे पूछ रहे हैं प्रिपेयर सेकंड बैलेंस शीट ऑन 3 अगस्त। 3 अगस्त को पूछ रहे हैं, तो 3 अगस्त का मतलब है कि ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है ये इसमें लाजमी इनकॉर्पोरेट होंगी, इसके अंदर शामिल होंगी। तो अब हम बैलेंस शीट बनाने लगे हैं। 1 अगस्त की हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसमें 2 और 3 अगस्त की जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो लेट्स सी के देखें कैसे करते हैं। ये हमारे पास 1 अगस्त की बैलेंस शीट थी। अब हमने दोबारा तो नहीं बनाना, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे हाइड। एग्जाम में ये नहीं करना है कि आपने 1 अगस्त की बैलेंस शीट बनाई है और उसी के अंदर आप चेंजेस कर दें। उसकी वजह ये है कि आपसे दोनों चीजें पूछी हुई हैं। यानी कि 1 अगस्त की बैलेंस शीट अलग पूछी हुई है और 3 अगस्त की बैलेंस शीट अलग पूछी हुई है, यानी कि दोनों के मार्क्स भी अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही रहने देना है। अच्छा, अब हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और हम ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 25,000। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो हमने क्या किया था कि जब एडिशनल कैपिटल स्टॉक सेल किया था, सोल्ड किया था, तो हमें पता था कि कैश के साथ कैश हमारे पास क्या होता है, जैसे ही आप शेयर्स देते हैं तो कैश मजीद आपके पास बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैश हमारे पास प्लस हो जाएगा। कितना कैश बढ़ जाएगा? 25,000 से। और साथ में क्या होगा? कैपिटल स्टॉक भी बढ़ जाएगा। कैपिटल स्टॉक कैसे बढ़ेगा? कैपिटल स्टॉक भी आपका बढ़ जाएगा प्लस 25,000 से। कैपिटल स्टॉक भी 25,000 से बढ़ जाएगा। एडिशनल कैपिटल स्टॉक आपको याद है हमने ये ट्रांजैक्शन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में की थी। आई थिंक प्रीवियस किसी वीडियो में हमने ये किया था। और अगर आप चेक करें, ये देखिए लास्ट वन, सोल्ड एडिशनल स्टॉक टू द इन्वेस्टर्स, और हमने इसकी ट्रांजैक्शन की थी कि कैश ये हमने इंक्रीज किया था और कैपिटल स्टॉक हमने भी इंक्रीज किया था। तो सेम हमने यहाँ पे भी यही किया कि कैश हमने बढ़ा दिया है और कैपिटल स्टॉक हमने बढ़ा दिया है। लास्ट में हम यहाँ पे सब ऐड कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने ये कैसे किया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, यानी कि जो अकाउंट्स पेबल है ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपने फुल पे कर दिया है। तो अकाउंट्स पेबल पेड इन फुल, तो आपको पता है कि लाइबिलिटी कितनी है? 16,200। आपने तमाम की तमाम लाइबिलिटी अदा कर दी है। तो जब आप लाइबिलिटी अदा करते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, कितना जाएगा? -16,200 कैश आपके पास से चला जाएगा। और ये जो लाइबिलिटी है ये भी आपके पास से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, -16,200
200। लाइबिलिटी हम क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इसने लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल, यानी उसने लाइबिलिटी मुकम्मल अदा कर दी है, इसलिए जितनी लाइबिलिटी थी उतनी ही लाइबिलिटी हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद है नो पेमेंट वॉज मेड ऑन द नोट्स पेबल। नोट्स पेबल की कोई पेमेंट नहीं की गई है, तो हमने उसको नहीं किया है। ना सैलरी पेबल की पेमेंट की है, तो हमने उसको भी एडजस्ट नहीं किया है। उसके बाद लिखा हुआ है द इक्विपमेंट वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 7,200, यानी आपने इक्विपमेंट परचेज किया $7,200 का, एंड टू बी पेड विद इन 10 days, और उसकी पेमेंट कितने दिन में करना है? उसकी पेमेंट 10 दिन में करना है, यानी अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट कर देंगे, फ्यूचर में कर देंगे। तो पहले तो आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, तो जब आपने इक्विपमेंट परचेज किया है तो हम इक्विपमेंट बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे कितने से? 7,200 से इक्विपमेंट बढ़ा देंगे। उसके बाद उसने लिखा हुआ है इक्विपमेंट बढ़ाने के बाद पेमेंट नहीं की है, कर देंगे। तो जिसकी पेमेंट अभी नहीं की है, फ्यूचर में करना होती है, वो अकाउंट्स पेबल कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाती है, और लाइबिलिटी आपकी 7,200 से बढ़ गई है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी लाइबिलिटी भी हमने इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है सप्लाईज वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,250। तो सप्लाईज आपने परचेज की हैं, तो जब आप सप्लाईज परचेज करेंगे तो ये क्या होगा? बढ़ जाएंगी 1,250 से। और लिखा हुआ है कैश, यानी पेमेंट आपने कैश की है, तो कैश आपके पास से माइनस हो जाएगा 1,250 से, क्योंकि सप्लाई परचेज की है और कैश पे परचेज की है, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक और बात जो इसमें लिखी हुई है वो आप गौर से देखिए, इसमें लिखी हुई है कि जो आपने सप्लाईज परचेज की हुई है from a restaurant supply center that was going out of the business, यानी ये काम छोड़ के जा रहे थे, रेस्टोरेंट सप्लाई सेंटर काम छोड़ के जा रहे थे, उनसे आपने उनके बिजनेस से आपने कैश सप्लाईज परचेज की हैं। दीज सप्लाईज वुड हैव कॉस्ट ऑफ 1890 इफ परचेज थ्रू नॉर्मल चैनल। अगर आप नॉर्मल चैनल आम बाजार से, आम मार्केट से, आम हालात में खरीदते तो ये 1890 की पड़ती। इस वक्त आपको जो पड़ी है ट्रांजैक्शन वो कितने में पड़ी है? 1,250 में। तो क्लास जितने में ट्रांजैक्शन आपको पड़ती, हम उस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम देखेंगे कितने में ट्रांजैक्शन पड़ी है, एक्चुअल आउटफ्लो आपका कैश का कितना हुआ है। ये फ्यूचर में इतना हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, इफ्स एंड बट्स पे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। तो हमने असल में जो ट्रांजैक्शन की है वो 1250 पे की है, इसलिए हमने इसको 1250 पे ही रिकॉर्ड किया है। अब अगर आप देखें ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए अगर मैं बैलेंस शीट के बैलेंसेस देखूं, तो अब देखिए कैश को अगर आप गौर से देखें तो कैश में क्या हुआ कि आपने इसमें प्लस किया, ये देखिए, ये वाली ट्रांजैक्शन है ना, मैं इसको अमाउंट में लिख रही हूँ, 6,940 तो पहले था, इसमें आपने प्लस किया 25,000, इसमें से आपने माइनस किया 16,200, और आपने सप्लाईज भी तो कैश पे ली थी, तो आपने माइनस किया 1,250। ये देखें, तो ये कैश का बैलेंस आ गया, यानी जो कैश का ओरिजिनल बैलेंस था उसमें आपने ये 25 वाली ट्रांजैक्शन प्लस की, 16,200 वाली माइनस की, और ये 1250 वाली माइनस की, तो ये कैश का नया बैलेंस आ गया। मैं इसको रेड से लिख रही हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल की कोई ट्रांजैक्शन 2 और 3 अगस्त को नहीं थी, तो ये बैलेंस एट एज इट इज रहा। सप्लाई आपने 1,250 की परचेज की है, तो इस 7,000 में क्या चीज ऐड हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा 1250, तो ये हमने प्लस कर दिया, नया बैलेंस आ गया। इसी तरह फर्नीचर देखिए, इसमें प्लस हो रहा है, तो फर्नीचर में हमने जो पहले से बैलेंस था 44,500, इसमें हमने प्लस किया 7,200, ये हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा नया बैलेंस आ गया, दिस वन। लैंड वैसे ही था, तो ये हमारा टोटल एसेट इंक्रीज होने के बाद आ गया, यानी इसमें फर्नीचर की अमाउंट भी चेंज हो गई और इसमें सप्लाईज की अमाउंट भी चेंज हो गई। अब अगर हम अकाउंट्स पेबल की तरफ आते हैं, तो अकाउंट्स पेबल में जो ये 16,200 पहले से बैलेंस मौजूद था 1 अगस्त को, उसमें से आपने 16,200 माइनस किया, तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है, ये 1 अगस्त के बजाय हम कौन सी अगस्त को बना रहे हैं, थर्ड अगस्त को बना रहे हैं। तो अब अगर आप इसमें बैलेंस देखें, तो हमने माइनस किया सबसे पहले 16,200, और फिर हमने मजीद उधार लिया था, हमने कौन सा उधार लिया था, 7,200, तो ये हमने प्लस कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा नया बैलेंस आया, इधर हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देंगे, तो हमारे पास 7,200 का बैलेंस रह गया। ये हमने बैलेंस चेंज किया, और देखें सैलरीज पेबल और नोट्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम इसका सम लें, तो इन तीनों का सम हमारे पास मौजूद है 91,000, तो अब हम इसको यहाँ पे 91,000 लिख लेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अच्छा, कैपिटल स्टॉक 25,000 का प्लस हो गया, तो 80,000 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 25,000, ये प्लस हो गया। रिटेन अर्निंग में कोई चेंज नहीं है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, तो हमारे पास ऐड करके क्या बैलेंस आ रहा है, हमारे पास बैलेंस आ रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद दिस वन। अब अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1,45700, और अगर हम इन दोनों को फर्दर ऐड करते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस समेशन हमारे पास, ये देखिए, दोनों साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, दोनों साइड हमारी बैलेंस हो गई। और अगर आप गौर से चेक करें, तो देखें इसमें जहां जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन था, हमने 2 अगस्त की कैपिटल स्टॉक वाली ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स पेबल की ट्रांजैक्शन और सारी ट्रांजैक्शन की। अब अगर मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों बैलेंस शीट शो कराऊं, जो कि हमने हाइड कर दी थी, अगर आप ये देखिए दोनों बैलेंस शीट को एक साथ देखना चाहें, तो ये देखिए 1 अगस्त की बैलेंस शीट है और ये 3 अगस्त की बैलेंस शीट है। तो आप देख लीजिए कि इसमें हमारे पास कैश की अमाउंट चेंज हो गई है, और सप्लाईज की अमाउंट चेंज हो गई है, इक्विपमेंट की अमाउंट चेंज हो गई है। सारी अमाउंट चेंज होने के बाद आप देख लीजिए दोनों बैलेंस शीट स्टिल टैली हैं, क्योंकि ये कहलाती ही बैलेंस शीट है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आप देख लीजिए इक्वल है। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है, तो फिर आपने 1 अगस्त की भी बनानी है, 3 अगस्त की भी बनानी है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 अगस्त की बना लें और उसको फिर नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लें, और फिर उसके अंदर चेंजेस लेके आए। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि हमने जो चेंजेस की हैं, वो हमने, ये जो चेंजेस आ रही हैं सेकंड बैलेंस शीट में, वो किस वजह से आ रही हैं। ये देखें, यहाँ कैश की ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुई है, सप्लाईज की इफेक्ट हुई है, फर्नीचर की इफेक्ट हुई है, अकाउंट्स पेबल की इफेक्ट हुई है, और कैपिटल स्टॉक की हुई है। तो ये सारी चीजें हमने प्लस माइनस की हैं, जो कि 1 अगस्त की बैलेंस शीट में ये सारी ट्रांजैक्शन नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हो जाती है
डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद वैसे ही आप देख लीजिए कि 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त और 3 अगस्त की ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट करने के बाद 3 अगस्त को जब हमने बैलेंस शीट बनाई है तो उसमें ट्रांजैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी आप देखें दोनों साइड बैलेंस शीट के स्टिल बैलेंस आ रहे हैं, इसी वजह से हम इनको बैलेंस शीट भी कहते हैं। सो एक और हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए करेंगे और उसके बाद दैट्स इट। ये आपके कोर्स पैक में प्रॉब्लम है 2.8a और अब आप इसमें देखिए कि 1 अगस्त की ट्रांजैक्शन है और उसके बाद हमारे पास 6 अगस्त की हमने बैलेंस शीट बनानी है। ये आप रिक्वायरमेंट अगर आप चेक करें तो पहली आपने बैलेंस शीट 30 सितंबर की बनानी है और फिर 6 अक्टूबर की। तो पहले हम 30 सितंबर की बना लेते हैं बैलेंस शीट। 30 सितंबर की बैलेंस शीट बनाते हुए आपने खास बात का जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि इसमें नोट्स पेबल की अमाउंट मिसिंग है, हमने फाइंड आउट करनी है। द बैलेंस शीट आइटम ऑफ स्वीट सोडा शॉप यानी कि इस कंपनी का नाम है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर एज फॉलोज एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर की ये बैलेंस शीट है, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, कुछ इसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ओनर इक्विटी है। हम देख लेते हैं एसेट्स कौन कौन से हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, कैश एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड सप्लाईज, ये आपके एसेट है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो लाइबिलिटीज हैं वो जितने भी पेबल्स हैं, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, और जो हमारे पास ओनर्स इक्विटी होती है वो दो ही चीजें हैं, कैपिटल स्टॉक है और रिटेन अर्निंग है। इनकी मदद से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कंपनी। तो हम नेम ऑफ द कंपनी लिख लेते हैं। नेम ऑफ द कंपनी हमारे पास मौजूद है द स्वीट सोडा शॉप, तो हम लिख लेते हैं स्वीट सोडा शॉप। फिर हम नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि बैलेंस शीट है, और हम डेट लिखते हैं जो कि 30 सितंबर 2011 है। तो इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं एक, क्योंकि हमारा फॉर्मेट यही है, इसी तरह हम लिखते हैं। फिर आपको पता है कि हमारे एक साइड पे तमाम एसेट्स आते हैं और दूसरी साइड पे तमाम लाइबिलिटीज एंड, आप इसको ओनर्स लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अच्छा, अब एसेट्स हम लाइन से लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैश, फिर हम लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, फिर हम लिखते हैं सप्लाईज, और उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाद हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर है, उसके बाद हमारे पास लैंड है। अब अगर आप अमाउंट चेक करें तो कैश की अमाउंट ये मौजूद है 7,400, सॉरी 7,400। अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट ये देखें 1,250 है। उसके बाद बिल्डिंग की अमाउंट है 45,500 और कैश की अमाउंट हो गई। फिर फर्नीचर की अमाउंट है 20,000 और उसके बाद लैंड की अमाउंट है 55,000 और फिर आपको सप्लाईज की अमाउंट दी हुई है 3,440। ये अमाउंट सारी एसेट्स की मौजूद है। तमाम एसेट्स को हम प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे तो ये एसेट्स आ जाएंगे और इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं और हम $1 का साइन लगा देंगे और इन सब को भी हम कॉमा के साथ लिख देते हैं। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, तो इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। अगर हम दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड पे अब हम लाइबिलिटीज लिखेंगे। लाइबिलिटीज में हमारे पास जितने भी पेबल्स हैं
तो अब हमारे पास इधर दो ही पेबल हैं, अकाउंट्स पेबल और दूसरा हमारे पास है नोट्स पेबल। तो हम ये दोनों लिख लेंगे। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट दिस वन, ये आप चेक कर लीजिए, 8500 दी हुई है। और नोट्स पेबल की अमाउंट हमें नहीं पता, हमने फाइंड आउट करनी है। और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ओनर्स इक्विटी। और ओनर्स इक्विटी में दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल स्टॉक टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे टोटल एसेट्स थे वैसे ही यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। सो कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है दिस वन 50,000, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। और रिटेन अर्निंग भी दिया हुआ है 4090। दोनों को ऐड करें तो आउटर कॉलम में आता है 54090। और हमें पता है क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं तो हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आएगी, सेम एज एसेट 132,590। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात पता है कि अगर आपको ओनर्स इक्विटी दी हो, एसेट्स दिए हुए हों, तो क्या आप टोटल लायबिलिटीज पता कर सकते हैं? यस। एसेट्स में से अगर आप माइनस कर दें, हमने लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन हमने की हुई है। एसेट्स में अगर हम माइनस कर दें टोटल ओनर्स इक्विटी 54,090 तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। और टोटल लायबिलिटीज में से दो लायबिलिटी हैं, तो अगर टोटल में से हम एक लायबिलिटी माइनस कर दें, यानी 7,8,500 में से माइनस कर दें 8,500, तो हमारे पास नोट्स पेबल आ जाएगा। सो दिस वाज बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर। 30th सितंबर को हमने बैलेंस शीट बनाई है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग दीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हमने एक और बैलेंस शीट बनानी है, रिक्वायरमेंट है हमारी विद इनकॉर्पोरेटिंग these October 3rd to October 6th transaction, और you can say October 1st to October 6th transaction। ये रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन October 30th October 6 2011। 6 मीन ये जो पूरे अक्टूबर 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है, इसको अब हम इनकॉर्पोरेट करके नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ऑब्वियसली जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी में इनकॉर्पोरेट करके बनाएंगे। तो फिर हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। इसको हम हाइड कर देते हैं और उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन की चेंजेस लेके आएंगे। तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन और फिर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। यस, एडिशनल कैपिटल स्टॉक वाज सोल्ड फॉर $30। तो अब हमने ये बात पढ़ी थी, अब मैं आपको डायरेक्ट इन्हीं अमाउंट में प्लस माइनस करके बता रही हूँ। तो जब आप एडिशनल कैपिटल स्टॉक सेल करते हैं तो आपके पास कैश इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग बैलेंस में कैश इंक्रीज कर देंगे। कितने के शेयर सेल किए, 30 के, तो 30 से यहाँ पे कैश
बढ़ जाएगा। और कैपिटल स्टॉक भी क्या होगा, कैपिटल स्टॉक भी 30 से बढ़ जाएगा। दोनों साइड पे हमने ट्रांजैक्शन एडजस्ट की है। दिस वन, ये देखिए 30 से बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल। अकाउंट्स पेबल की पेमेंट आपने फुल कर दी है दिस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स पेबल की जब आप पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास कैश जाता है। अकाउंट्स पेबल क्या है, 8500। तो आपने लाइबिलिटी अदा कर दी तो माइनस हो जाएगा 8500। और लाइबिलिटी भी क्योंकि आपने पे कर दी है इसलिए लाइबिलिटी भी माइनस हो जाएगी 8500 से। ऑलराइट, उसके बाद आप चेक कीजिए कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, more furniture was purchased at a cost of 18,000 and to be paid within 30 days। अभी पेमेंट नहीं की है, बाद में करेंगे 30 दिन बाद। तो सबसे पहले तो आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितने का आपने फर्नीचर खरीदा है, 18,000 का। तो हमने 18,000 से फर्नीचर को ऐड कर दिया। उसके बाद उधार पे खरीदा है तो लाइबिलिटी हमने बढ़ा दी, 18,000 से इंक्रीज कर दी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में कह रहा है कि सप्लाईज वर परचेज फॉर ₹1000 कैश। आपने सप्लाईज खरीदी है कैश पे तो सप्लाईज बढ़ जाएंगी। कितने से आपने खरीदी है, सप्लाईज आपने खरीदी है 1000 से। तो हमने सप्लाईज यहाँ पे प्लस कर दी हैं 1000 से, +1000। और क्योंकि कैश पे खरीदी है तो आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा 1000 से। कैश दे के खरीदी है तो कैश माइनस हो गया। और वही बात लिखी है कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस से रेस्टोरेंट जा रहा था तो वहां से हमने खरीद ली है। तो एक्चुअली जितने पे खरीदी होती है उतने से ही ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है रेवेन्यू of 5500 was were earned and paid in cash। रेवेन्यू, कंपनी रेवेन्यू जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके अगेंस्ट उसको रेवेन्यू मिलता है। और रेवेन्यू या इनकम रिटेन अर्निंग का पार्ट होता है। तो रेवेन्यू से रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सपेंसेस से रिटेन अर्निंग कम होती है, रेवेन्यू से रिटेन अर्निंग बढ़ती है। तो 5500 का रेवेन्यू हुआ है। और रेवेन्यू होने का मतलब है कि आप पेड इन कैश है, इसका मतलब है आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो 5500 से कैश बढ़ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है एक्सपेंसेस का जिक्र हो रहा है। और एक्सपेंसेस आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए 4000 के एक्सपेंसेस किए थे और उसकी पेमेंट कैश में की है। तो जैसे रेवेन्यू से रिटेन अर्निंग बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस से रिटेन अर्निंग माइनस होती है। और जाहिर सी बात है खर्चा करेंगे तो आपको पैसे तो देना पड़ेंगे तो कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये ट्रांजैक्शन थी। अब हम देखते हैं कि इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे और हमारी जो बैलेंस शीट है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये बैलेंस शीट हम कब बना रहे हैं, ये हम बैलेंस शीट अब बना रहे हैं 6 अक्टूबर को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट 6 अक्टूबर को बन रही है। तो अब हम सबका सम कर लेते हैं, सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या बैलेंसेस आ रहे हैं। तो ये हमारे पास था कैश का बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल का, सप्लाईज का, फर्नीचर हमने खरीदा है तो ये टोटल बैलेंस आया। अगर हम इस तरफ आते हैं लाइबिलिटी वाली साइड पे तो ये 18,000 और 70,000। तो ये हो जाएगा
88,000 दोनों को अगर हम ऐड करें, और कैपिटल स्टॉक अगर हम देखें तो कैपिटल स्टॉक चेंज होके हमारा 80 हो गया है। रिटेन अर्निंग अगर हम चेक करें तो ये चेंज होके इतना हो गया है, तो ये आ जाएगा 85590। और अगर हम अपनी दोनों साइड चेक करें तो दोनों साइड हमारी क्या आना चाहिए है, इक्वल आना चाहिए। लेट्स सी, और आप ये देखिए दोनों साइड हमारी इक्वल ही आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमने तमाम ट्रांजैक्शन सही पोस्ट की हैं। और अगर मैं आपको बैलेंस शीट शो कराऊं, दोनों प्रीवियस बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट भी, तो आप देखें कि क्या चेंजेस आई हैं। आप चेक करें, दोनों दोनों बैलेंस शीट चेक करें। एक बैलेंस शीट ये है 30 सितंबर की बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट ये है, और ये है 6 अक्टूबर की बैलेंस शीट। तो दोनों में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो इनकॉर्पोरेट की है, और अल्टीमेटली दोनों बैलेंस शीट बैलेंस है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स, जर्नल एंट्रीज, या हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।